एथलेटिक्स और जिमिंग। और एथलेटिक्स दैट इज योर फर्स्ट लव। फर्स्ट लव, उसी ने ही सब कुछ दिया। बट कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनती है जिससे आपका वो जो साइकिल है डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे बड़ा रीज़न है कि आप लाइफ अपने अकॉर्डिंग नहीं दूसरों के अकॉर्डिंग जीते हो। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी तो एट द एंड ऑफ द डे वो एक फिर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन ही बनेगी। I think बनेगी कि आप एथलीट भी हो प्लस बॉडी बिल्डर भी हो और एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी हो। अगर आपको ये चीज़ पूरी लाइफ सस्टेन करनी है तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एप्स हैं आपके हिसाब से ये ठीक हैं? ऐप्स ठीक हैं अगर आप जनरल फिटनेस चाहते हो। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, क्या मतलब ज़्यादातर लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं किसी न किसी स्टेज पे? ओलंपिया वगैरह की बात करो तो उसमें स्टेरॉइड लेने ही पड़ते हैं। ये एक डिफरेंट फील्ड है। सबसे बड़े साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ये स्टेरॉइड्स लेने के? मैं इस चीज़ के बारे में बता ही नहीं सकता। इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इवन स्पर्म काउंट काफ़ी लो हो जाता है। अगर आपका कोच ही नहीं सही है आपकी बॉडी बिल्डिंग प्रेप के लिए तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। मतलब वन ऑफ द टफेस्ट स्पोर्ट है वर्ल्ड की। आपका फिटनेस रिजीम या फिटनेस मंत्रा क्या है? मैंने खुद बहुत बड़ी गलती की थी। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक अ बॉडी बिल्डर मेक्स? प्रोटीन कैसे लेना चाहिए, किस फॉर्म में लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए? आप मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी के लिए कार्ब्स ही हैं। जैसे ड्रिंकिंग और स्मोकिंग है, जब आप एक फिजिक मेंटेन कर रहे हो तो कितना ज़्यादा उस पर अफेक्ट पड़ता है? बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट। चाय या कॉफ़ी दिन में लास्ट कितने बजे पीनी चाहिए या सोने से कितने बजे? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है इसकी। पिया मुझे 11 बजे नींद आ जाएगी। हाँ, मैं भी सेम ही हूँ। हाय हर्षी। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड परफेक्टली फाइन यार। वेलकम टू द डीप रूट टॉक्स। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं, इट्स अ प्लेजर। फाइनली वी हैव यू हियर। वी हैव बीन काफ़ी टाइम से ड्यू था ये। राइट। काफ़ी टाइम से आपसे फिटनेस टिप्स लेनी भी पेंडिंग थी और सारी दुनिया को बताना कि भाई हर्षी ये ऐसी जो फिजिक है कैसे मेंटेन करते हैं, थैंक यू। वो बताना भी बहुत देर से बताएंगे पेंडिंग आगे था। इस पॉडकास्ट में, उसी के लिए बैठा हूँ। नेचुरली एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू बी हैप्पी, राइट। बट कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनती है जिससे आपका वो जो साइकिल है डिस्टर्ब हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप लाइफ अपने अकॉर्डिंग नहीं दूसरों के अकॉर्डिंग जीते हो। हर एक बंदा लाइफ वो क्या सोचेगा, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, इसका कोई भी एग्जांपल ले लो आप। कि कोई किसी भी स्टूडेंट के अंदर आर्टिस्ट, मतलब कोई सिंगिंग लाइन में अच्छा है, आधे ड्रीम्स तो इसी रीज़न की वजह से रह जाते हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगी। कई बार पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते, उनको ये होता है कि इनसिक्योरिटीज उनकी होती है कि हमारा बच्चा गरीब ना रह जाए। क्योंकि अगर आप उनके हायरार्की ड्रॉ करोगे ना, उस चीज़ में पेरेंट्स भी गलत नहीं है। पेरेंट्स ने बच्चों को सक्सेसफुल या ये लाइफ देने के लिए क्या क्या अपने टाइम पे सैक्रिफाइसेस किए हैं, वो हम फील नहीं कर सकते ना कभी उस टाइम पे। तो बट इफ द चाइल्ड इज नॉट हैप्पी, इफ आई गेट इनटू दैट, अगर आप इफ यू आर नॉट हैप्पी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड स्टिल यू आर डूइंग इट, तो एट द एंड ऑफ द डे वो एक फिर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन ही बनेगी। आई थिंक बनेगी 100% बनेगी। उसके लिए क्या चाहिए, पेरेंट्स को एक लिमिट तक अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बॉन्ड बनाना ही चाहिए हमेशा। क्योंकि अगर आपका किड आपके साथ बात करने से डर रहा है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो कहीं ना कहीं उसको एक गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है। वो आपसे चीज़ें छुपाएगा। आपसे बात करके ना एक चीज समझ आ रही है। सी, यू लुक फिट और आप फिट हो भी क्योंकि आप एथलीट भी हो प्लस बॉडी बिल्डर भी हो और एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी हो। Yes. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सबसे अच्छा जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंटल हेल्थ इनफैक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रेस्ट ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज मेंटल हेल्थ सही होगी तो अपने आप सही बन जाएगा, सब सही होगा तो मेंटल हेल्थ खराब होगी तो बिंज करके फिर वहीं आ जाओगे। राइट, वही मैं अभी बोलने लगा था। फॉर एग्जांपल के मैंने आपको ट्रेन किया 3 मंथ्स के लिए, हम्म। आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपको 3 मंथ्स में बहुत अच्छी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी। पर अगर आप, मैंने आपके साथ एक बॉन्ड इन टर्म्स के, आपको मैंने जाना नहीं कि आप रिएक्ट कैसे करते हो, मेंटली कैसे हो, आप किसी भी सिचुएशन या ये फिटनेस जर्नी आप ज़बरदस्ती कर रहे हो या दिल से कर रहे हो, या आप इंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप इसको, आपको ये समझ आ रही है कि ये एक लाइफस्टाइल चेंज करने की बात है जो आपको पूरी लाइफ करना पड़ेगा, या आप इसको शॉर्ट टर्म एक वो कर रहे हो, भी मैंने 3 महीने में ट्रांसफॉर्म करना है बस।
तो अगर मैं ये सिर्फ मनी पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा ना, तो फिर मैं आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा। मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ, आपको ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा हूँ, दैट्स इट। पर मैं आपको ये नहीं समझा पा रहा कि अगर आपको ये चीज़ पूरी लाइफ़ सस्टेन करनी है, तो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी हैबिट्स को रीड करना पड़ेगा। हैबिट्स इन द सेंस कि आप ज़बरदस्ती जिम जा रहे हो, या आप डाइट ज़बरदस्ती कर रहे हो कि नहीं, आप सेल्फ मोटिवेटेड कितना रहते हो, कितना नहीं रहते, वो सब चीज़ें करने के लिए टाइम लगता है। तो मैं पहले 3 मंथ्स तो सिर्फ इसी चीज़ में ही लग जाते हैं, कि सामने वाले ह्यूमन को रीड करने में। हुँ। क्योंकि अगर ये बात सिर्फ न्यूट्रिशन या फिटनेस मतलब वर्कआउट प्लान प्रोवाइड करने की होती, तो चैट जीपीटी है, आप कुछ भी डालो सब कुछ आ जाता है उसमें। उसको करवाना कैसे है, चैट जीपीटी नहीं करवाएगा तो ये आपको। जो ऐप्स हैं, हम्म। आपके हिसाब से ये ठीक हैं? ऐप्स ठीक हैं अगर आप जनरल फिटनेस चाहते हो। तो मैं पहले भी आपको बोला था कि बॉडी बिल्डिंग और जनरल फिटनेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया कि मैं आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग जो ऑन स्टेज होती है, मिस्टर ओलंपिया, आप वो हुँ। ट्रेन कर दो, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी स्टेरॉयड की या साइकिल्स की नॉलेज ली नहीं है। क्यों, मैं उसको अच्छा रिकमेंड कर दूंगा भी आप इस कोच के पास जाओ। पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपने प्रोफेशनली उस चीज़ में जाना, तो बहुत सोच समझ के जाओ। तो जितने भी प्रोफ़ेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, हम्म। क्या मतलब ज़्यादातर लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं किसी न किसी स्टेज पे? जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं उनको लेने ही पड़ते हैं। वो ऐसे नहीं है कि अगर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, गोवा में होता है, यहाँ पे, पर जो आप ओलंपिया वगैरह की बात करो, तो उसमें स्टेरॉयड लेने ही पड़ते हैं। पर बात यह है कि स्टेरॉयड अगर एक जनरल कोई, जैसे मैं जनरल फिटनेस का कोच हूँ, ओवरऑल वेलबींग का कोच हूँ, मैं अगर किसी को बोलूँ कि ये बहुत ज़्यादा ना टेक्निकल और बहुत डीप नॉलेज चाहिए इन चीज़ों की, कि कैसे साइकिल होता है, कैसे पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है, कैसे आपको ऑर्गन्स को ये ना इफ़ेक्ट करें और फ्लश आउट हो जाएँ? फ्लश आउट हो जाए, मिनिमम आपकी बॉडी अपने ऑर्गन्स को ये नेगेटिव इफेक्ट दे। तो इस चीज़ के लिए डिफरेंट सर्टिफिकेशन और डिफरेंट नॉलेज होती है। तो अगर मैं ही बोलूँ कि नहीं, मैंने कि अपने मतलब प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए मैं ही इसको बता देता हूँ, गलत नॉलेज जितनी मेरे पास है वो कर देता हूँ, तो मैं तो उसकी लाइफ ख़राब कर दूंगा। मेरे पास आए हैं 2-3 जने लोग ऐसे, तो मैंने उनको आगे रिकमेंड कर दिया था कि मैं तो ये हैंडल नहीं कर सकता। ये एक डिफरेंट फील्ड है, ओके। वो एक स्पोर्ट है। हम फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को अलग अलग रखें। सबसे बड़े साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ये स्टेरॉइड्स लेने के? मैं इस चीज़ के बारे में बता ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कभी नॉलेज ही नहीं ली है। फिर भी जैसे अगर एक अगर एक आप जनरल फिटनेस में यूज़ करो, फिर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं इसके, कि आपके ऑर्गन्स के ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट्स दे सकते हैं, आपके माइंड के ऊपर शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं बंदे। जैसे कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एकदम हाई हाई जाके फिर डिप होते हैं। इसका क्या होता है कि एक एक्सटर्नल सोर्स से आप इंक्रीज कर रहे हो। हुँ, हुँ। अगर अगर आपके कोच को प्रॉपर नॉलेज नहीं है और वो एकदम स्टेरॉयड से ऑफ साइकिल आपको ले जाए, तो वो एकदम इतने ज़्यादा ड्रॉप हो जाएंगे कि वो आपको, आपकी बॉडी को बहुत गलत इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो पोस्ट साइकिल थेरेपी जो मैं टर्म यूज़ की थी, उसकी नॉलेज जिनको होती है, वो ये मैनेज करते हैं कि ये स्लोली कैसे डाउन हो, इंस्टेड के एकदम ही नीचे आ जाए। जैसे कई बार ये बहुत केसेस सामने आते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इवन स्पर्म काउंट काफ़ी लो हो जाता है। हम्म। तो ये इसी वजह से ही होता है मैक्सिमम? हाँ, क्योंकि अगर आपका कोच ही नहीं सही है आपकी बॉडी बिल्डिंग प्रेप के लिए, तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट कर रहे हो चूज़, तो आपको एक अच्छा नॉलेजेबल कोच चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट स्पोर्ट है। बहुत, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट स्पोर्ट है वर्ल्ड की, क्योंकि आपको टंग कंट्रोल करना पड़ता है, आपको सॉल्ट इनटेक कंट्रोल करना पड़ता है, आपको वाटर इनटेक कम करना पड़ता है जब आप स्टेज पे जाते हो। ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू डेथ होते हो अगर आप उस सिचुएशन पे जाते हो स्टेज पे। उस उस सिचुएशन में आपको पोजिंग करनी पड़ती है। आई थिंक कई लोग तो डायूरेटिक्स भी यूज़ करते हैं। हाँ, सब कुछ करते हैं, तो वो कितनी बॉडी को आप टॉर्चर दे रहे हो, तो एक कितनी वो स्पोर्ट है, डिफ़िकल्ट स्पोर्ट है। तो इस चीज़ के लिए अगर कोई नॉलेजेबल नहीं है, तो उसको साफ मना कर देना चाहिए कि आप एक
सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोच के पास जाओ, बॉडी बिल्डिंग कोच के पास। अब मैं अगर फिटनेस कोच हूँ, मेरे पास कोई आए कि आप क्रिकेट की कोचिंग दे दो, तो मैं नहीं दे सकता। है उसमें भी फिटनेस ही, पर वो एक स्पोर्ट है, नहीं दे सकता। अगर मेरे पास कोई आए ट्रैक एंड फील्ड की दे दो, तो हाँ मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक एथलीट हूँ। तो आपका फिटनेस रिजीम या फिटनेस मंत्रा क्या है इन जनरल? मेरा फिटनेस का यही है कि अब जैसे करंटली मैं एक हम्म, एथलेटिक मीट के लिए हम्म, प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो अब मैं वर्कआउट करता हूँ, मतलब जिम में थ्राइस अ वीक, और बाकी मैं अब ग्राउंड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अब मैं कई सप्लीमेंट्स भी शुरू किए हैं, जैसे मैंने बोला कि हर सप्लीमेंट का एक पर्पस होता है। तो अब मैंने क्रिटेन शुरू किया है, क्योंकि मुझे मेरा इवेंट है जो एक स्प्रिंटिंग इवेंट है, तो उस चीज़ में मुझे हेल्प करेगा, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम इवेंट है वो, जैसे विद इन लाइक 5 to 15 सेकेंड्स वाले जो इवेंट्स होते हैं, उसमें क्रिटेन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। पर जैसे आपसे एक ऑफ कैमरा भी बात हुई थी कि व्हेन यू आर अ बॉडी बिल्डर तो बॉडी थोड़ी स्टिफ हो जाती है, राइट, वेयर एज एक एथलीट जो होता है वो राइट, बहुत राइट, फ्लेक्सिबल होता है और उसको राइट। रहना भी पड़ता है। ये मैंने खुद बहुत बड़ी गलती की थी। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मतलब मैं लास्ट एथलेटिक मीट में 2015 में मैंने पार्टिसिपेट किया था, ऑल इंडिया बिजनेस स्कूल गेम्स में। उसमें मेरा 200 मीटर में गोल्ड मेडल था। उसके बाद मैंने जैसे यूनिवर्सिटी से बाहर हुआ, कोई मीट नहीं मिली एथलेटिक मीट पार्टिसिपेट करने के लिए, उसके बाद जॉब में बिजी हो गया। पर मुझे ये था कि मैंने फ़िटनेस नहीं कभी छोड़नी, क्योंकि ये फ़िटनेस नहीं मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आई है। और अगर मैं स्टैंड अपार्ट करता हूँ नॉर्मल होते, तो ये मेरे जो स्कूल टाइम में मैंने फ़िटनेस या स्पोर्ट्स शुरू की थी, वो ही मुझे अब तक यहाँ तक लेके आई है। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम फिटनेस, मुझे अपनी एमबीए की डिग्री में भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडिंग आउट। लाइक अगर आप डिबेट्स में जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो आपको एक एडवांटेज मिलता है, इफ़ यू लाइक ड्रेस वेल या लुक गुड। मिलता ही मिलता है प्रोफेशनली भी, क्योंकि एक फ़र्स्ट इंप्रेशन होता है। तो वो चीज़ ने मुझे एडवांटेज दिए, तो मुझे था भी मैंने फ़िटनेस कभी नहीं छोड़नी। फिर मैंने जिमिंग शुरू कर दी 2016 से। फिर 2023 में एक मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एथलेटिक्स फिर से करूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ट्रैक एंड फील्ड मन से। तो उस टाइम मैंने क्या गलती की, इतने ईयर्स से मैं सिर्फ जिमिंग कर रहा था। तो मुझे सिर्फ 1 वीक पहले पता लगा कि मेरी एथलेटिक मीट है। तो मैंने फर्स्ट डे ही ऑल आउट 100% अपने ट्रैक एंड फील्ड की प्रैक्टिस शुरू कर दी, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मेरी बहुत बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि जब आप जिमिंग करते हो ना, तो आपके मसल टाइप डिफरेंट हो जाते हैं, बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं। और जो एक एथलीट है, उसके मसल टाइप बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो जो बॉडी मेरी 2015 में थी ट्रैक एंड फील्ड वाली, वो 2023 में नहीं थी। चाहे मैं देखने में मस्कुलर हूँ, फिट ज़्यादा हूँ, उस टाइम मेरा वेट इस 2023 से 15 kgs कम था, पर मेरे मसल टाइप बिल्कुल डिफरेंट थे। तो उसकी वजह से मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके मेरे इतनी मेजर इंजरी हुई मेरे इवेंट के ड्यूरिंग ही, कि मुझे रेस से बाहर आना पड़ा। और लगा लो आप 1 ईयर ऑलमोस्ट मैं सिर्फ डॉक्टर्स और फिजियोज़ के पास ही जाता रहा। मेरा 1 ईयर में मेंटली इतना ज़्यादा वो वीक हो गया, मुझे कई लोग बोल रहे थे अब तो एज ही नहीं है, वो तो 12 साल पुरानी वाली थी, अब हम्म, उतना फिट नहीं है। या कोई बोल हम्म, रहा था जब कोई हार जाता है तो ऐसे ही बोलता है। तो वहाँ पे भी मैं कुछ भी रिएक्ट कर सकता था, मैं लड़ाई करने लग जाता उससे, मुझे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, जैसे ज़्यादा फिट हूँ ये। हम्म। वो चीज़ को मैंने किसी के नेगेटिव कमेंट को भी मैंने पॉजिटिव वे में लिया, दिमाग में बिठा लिया। सिर्फ वो लाइन रोज़ याद करता था कि ये लाइन मुझे किसी ने बोली है, चाहे मुझे 1 साल लगे 2 साल लगे, मैं इसको गलत प्रूफ करके ही रहूँगा, क्योंकि उससे मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ। मैं हम्म, किसी को अगर कुछ बोल दूंगा, तो उसको सिर्फ वो पर्टिकुलर 5-10 मिनट के लिए बुरा लगेगा, नहीं भी लगेगा, क्योंकि हम्म, उसकी लाइफ नहीं उससे वो हो रही, ख़राब हो रही। पर मैं अगर दिमाग में ओवर थिंक करी जाऊँगा उस चीज़ को लेके, मैं अपने आप को ख़राब कर लूँगा। मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया, मैंने कहा ठीक है। मतलब अगर आप अराउंड 8 मंथ्स में मेंटली बड़ा ज़्यादा वो हम्म, रहा, खुद ही दिमाग में सोचता रहा। क्योंकि मैं अगर ये किसी को बोलूँगा ना, तो वो मुझे ये बोलेगा कि तेरे को इस चीज़ का एडवांटेज क्या हो रहा है, छोड़, नहीं मत कर रनिंग। पर मुझे पता है ना कि मुझे वो मेंटली हिट किया, क्योंकि कितने ईयर से मैं रिकॉर्ड होल्डर रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी का। क्योंकि एकदम ही जब आप ऐसे चल रहे होते हो फिट इतने और आपका मतलब एवरीथिंग इज दैट एंड एकदम ही जब वो ड्रॉप आता है तो इट हिट्स यू हार्ड। तो मैं वहाँ पे एक्सक्यूजेस
बहुत एक्सक्यूज़ दे सकता था, पर एक्सक्यूज़ नहीं था, वो मेरी गलती थी, मैं कहीं लैकिंग था कि मैंने दूसरे दिन ही विदाउट एनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑल आउट ट्रेनिंग शुरू कर दी। फिर मैं फिजियोज़ के पास जा के मतलब इतना ज़्यादा मैंने गया हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कभी इतना कभी फिर कहीं पे भी गया हूँ पूरा साल। फिर मैंने फिर से ट्रेनिंग शुरू की। मुझे 2-3 डॉक्टर्स ने मना भी कर दिया था कि अब आप मत करो थोड़े ईयर्स, क्योंकि मल्टीपल इंजरीज हो गई थी नी के अराउंड, हैमस्ट्रिंग्स में मल्टीपल। वो मेरी गलती थी कि मुझे अब थोड़ा सा पेन हुआ ना, फिर भी मैंने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। वहाँ पे मेंटली मैं बड़ा वो था ना कि नहीं, वहाँ पे भी माइंड आ गया अच्छा, था। मतलब अगर आपकी पेन हो रही हो तो एड्रेस करना चाहिए। एड्रेस करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे दर्द हो रही होती है, हम सोचते हैं क्रैम्प से करते ही रहते हैं। हाँ, वो क्रैम्प्स और पेन में, इंजरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये कैसे पता चले कि ये अगर क्रैम्प से इंजरी है? क्रैम्प्स एक डिफरेंट चीज़ होती है, वो ओवरऑल बॉडी में आएंगे। अगर आप ट्रैक पे जा रहे हो, ओके। एक पर्टिकुलर जगह पे आपको अगर पेन हो रही है बार बार, तो वो चीज़ आप डॉक्टर को रिकमेंड करो या फिजियोस के पास जाना ही चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक अ बॉडी बिल्डर मेक्स? प्रॉपर वार्म अप ना करना उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप का। सबसे ज़्यादा मेजर इंजरीज होती हैं शोल्डर वर्कआउट्स में या लोअर बैक में, ओह यस। क्योंकि जो शोल्डर्स के कनेक्टिंग मसल्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। जो जॉइनर्स हैं ना आपके मसल्स के, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आपको आई हैव मेड दोज मिस्टेक्स। मैक्सिमम, जो जिनके साथ मैं भी वर्क कर रहा हूँ क्लाइंट्स के साथ, मैक्सिमम इंजरीज शोल्डर और लोअर बैक की होती हैं। इसका मतलब लोअर बैक की इसलिए होती है क्योंकि लोअर बैक एक ऐसा मसल है जो आपको पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रख रहा है, और आपको उसको स्ट्रेंथनिंग देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लोग क्या सोचते हैं कि हम सिर्फ वर्कआउट से वो स्ट्रेंथनिंग कर लेंगे, पर मसल्स की आप जितना मर्जी वर्कआउट कर लो, अगर आपका न्यूट्रिशन, स्पेशली प्रोटीन इनटेक अगर आपका ठीक नहीं है, तो आपके कभी भी मसल्स स्ट्रेंथनिंग नहीं हो सकती, जितना मर्जी वर्कआउट कर लो। अब मैं प्रोटीन पे ही आता हूँ। तो प्रोटीन कहा जाता है कि जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो इट हैज़ टू बी एनीवेयर फ्रॉम 1x टू 2x तक जाता है, बीच में चलता है आपके बॉडी वेट के हिसाब से। तो अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि आप एक क्लैरिटी दीजिए कि प्रोटीन कैसे लेना चाहिए, किस फॉर्म में लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए? फॉर्म फॉर्म आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, पर मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप दिन के 3 मील्स ले रहे हो, तो वो सब एक बैलेंस मील होना चाहिए। उसमें आपको फाइबर भी होना चाहिए, उसमें आपको कार्ब्स भी होने चाहिए, उसमें आपको प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें आपके फैट्स भी होने चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं कि कार्ब्स नहीं लेने, कार्ब से मतलब वेट बढ़ता है, या फैट लेंगे तो फैट से वेट बढ़ता है। लोग ये नॉर्मली जनरल मिथ्स होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि फाइबर और प्रोटीन ही खा रहे हैं। हर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट का कोई वो होता है, मतलब वर्किंग है उसकी, कोई रीज़न है उसके पीछे। कार्ब्स अगर आप नहीं लोगे, तो आप मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी के लिए कार्ब्स ही हैं। अब कार्ब्स आप किस टाइप के ले रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप सिंपल कार्ब्स ले रहे हो, सिंपल कार्ब्स तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी है, हम्म। वो चीज़ें अवॉइड करनी है। आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं, जैसे वीट हो गया, राइस होगी। अब इस पे भी पर्सनल ट्रेनिंग आ जाती है पिक्चर में। अब कई बंदों को वीट नहीं सूट करती, कई को राइस नहीं सूट करता। तो बात वहीं पे आ जाती है कि आप सामने वाले की बॉडी को रीड करो। क्या उसको, अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैं एज अ सोर्स ऑफ कार्ब्स ले रहा हूँ, वो आपको भी सेम इफेक्ट दे। वो कैसे पता चलता है? आपके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। जैसे लगा लो, मैं एक ओवरवेट बंदा है, मैं अपना सोर्स ऑफ प्रोटीन मटन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम ट्रैक वर्क भी कर रहा हूँ, इस टाइम मैं जिम भी जा रहा हूँ, मेरा काफ़ी ज़्यादा एडवांस वर्कआउट चल रहा है। और एक ओवरवेट कोई है, मतलब क्लाइंट है, कुछ भी है, तो मैं उसको सोर्स ऑफ प्रोटीन मटन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसका लीवर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड में है। ऑलरेडी उसके लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, उसके अंदर विसरल फैट बहुत ज़्यादा है। विसरल फैट वो होता है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड फैट होता है। चर्बी जिसे कहते हाँ, जो यूजुअली लोग क्या कहते हैं, हमारे बेली फैट बहुत ज़्यादा है, हमारा सिर्फ बाकी हम फिट हैं। जो बेली फैट है वो इवन मोर डेंजरस है, क्योंकि वो है विसरल फैट, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर है, आपके हार्ट के ऊपर है। तो वो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होने दे रहा। वो भी वन ऑफ द रीजन होता है भी हार्ट अटैक आते हैं आपको, कि अगर आपके हार्ट के, कुछ भी एग्जांपल ले लो आप, कार का एग्जॉस्ट
ब्लॉक कर दोगे तो वो फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा ना, वही हम्म। सेम चीज़ है। तो सोर्स ऑफ प्रोटीन भी क्या यूज़ करना है वो भी आप, जो सामने वाला क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ज़रूरी नहीं है मेरा 50 ग्राम मैं मटन से ले रहा हूँ तो उसको भी उतना ही मिलेगा, उसको वो नेगेटिवली इफेक्ट भी दे सकता है उसका, क्योंकि लिवर ऑलरेडी लोड में है। तो आपको ओवरऑल इंटरनल बॉडी और सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है आगे। यहाँ पे आपको पर्सनल कोच या पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है। मैं वापस जाता हूँ उस पे प्रोटीन वाले पॉइंट पे, क्योंकि ये प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है कि सबसे पहले जो भी बॉडी बिल्डिंग या जिम जाना शुरू करता है तो कहते हैं प्रोटीन लेना है। अब वो प्रोटीन के लिए समझिए, जैसे पर्सनली मुझे क्योंकि आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो मैं जब भी वे प्रोटीन लेता हूँ तो आई डोंट फील कंफर्टेबल, तो दैट इज़ वाई आई डोंट टेक। तो मैं नेचुरल डाइट से लेने की कोशिश करता हूँ, पर उतना नहीं हो पाता। आपको ये एक बिल्कुल नेचुरल सी बात है। सो आई ट्राई टू टेक देसी अंडे या चिकन लेता हूँ, ज़्यादा चिकन लेता हूँ तो वो भी तंग करता है कि देन स्प्राउट्स ले लिए, काले चने खा लिए। तो जैसे आपने बताया कि काले चने में भी इतना प्रोटीन नहीं कंप्लीट है, सोर्स ऑफ प्रोटीन ही कंप्लीट है। सोर्स नहीं है। तो एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। तो ये जो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, ये भी मतलब हर किसी के लिए नहीं बनी, या बनी है, या अलग-अलग तरह से बनी है? जो प्रोटीन पाउडर्स हैं इसको लेके लोगों के मन में ना डर बहुत ज़्यादा है कि ये गलत चीज़ है, या कई तो इसको स्टेरॉइड्स ही बोल देते हैं, जो बिल्कुल ही जिनको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, या आपको किडनीज लिवर को गलत इफेक्ट देता है। प्रोटीन पाउडर अगर आप अच्छी कंपनी का ले रहे हो तो प्रोटीन पाउडर सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हो वहाँ बच्चों को प्रोटीन पाउडर्स भी देते हैं। पर बात फिर से वहीं पे आ जाती है कि भी पहले आप अपने नेचुरल फूड सोर्सेज से कंप्लीट करने का ट्राई करो, और पहले आप देखो कि आपका बॉडी गोल है क्या। अगर आपका बॉडी गोल जनरल फिटनेस है तो आपका नेचुरल सोर्सेज से आराम से कंप्लीट हो जाएगा, अनटिल अनलेस आपकी जॉब ऐसी नहीं है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप मोस्टली ट्रैवल करते रहते हो, तो आपको रेडी टू गो चीज़ें चाहिए। तो वहाँ पे प्रोटीन बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज दे सकता है, क्योंकि आप ईजी टू कैरी चीज़ है वो। तो सब सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका गोल क्या है। आप अगर आप बॉडी बिल्डर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में जाते हो तो आपको तो फिर तो लेना ही पड़ेगा, सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे, नेचुरली भी बहुत ज़्यादा इनटेक करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है। पर हाँ, ये कुछ नहीं है कि प्रोटीन सेफ़ नहीं है या प्रोटीन, हाँ, जैसे अगर आपने बोला कि मुझे सूट नहीं करता, तो फिर वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 80% कॉन्सन्ट्रेट लेता हूँ, वो सूट नहीं करता। तो आप तो प्योर आइसोलेट लेना शुरू करो। प्योर आइसोलेट। उससे भी बेटर फॉर्म है, हाइड्रो प्रोटीन है। जो ओके। प्योर आइसोलेट होता है उसमें 85 to 95% प्रोटीन होता है। हुँ, हुँ। जो हाइड्रो वे होता है उसमें 99% प्रोटीन होता है, बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन है वो बहुत 99%? 99%, वो बहुत कम कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं। जैसे मेरी नॉलेज में मुझे 2 या 3 ही पता है, अब शायद ज़्यादा आ गई होंगी। पर हाइड्रो प्रोटीन वर्ल्ड का मतलब लगा लो सबसे ज़्यादा उसमें प्रोटीन होता है अगर पाउडर में जाओ ना। मतलब ऐसे होता है, कॉन्सेंट्रेटेड में कम, ज़्यादा कार्ब्स होंगे और हुँ, बाकी चीज़ें होंगी, प्रोटीन थोड़ा सा कम होगा। फिर होगा आइसोलेट प्रोटीन, फिर मैक्सिमम जिसमें होगा वो है हाइड्रो प्रोटीन। उसमें हुँ। 99% प्रोटीन होता है। वो मतलब इतना प्योर होता है कि अगर आप उसका बॉक्स ओपन करोगे ना, वो ऐसे हवा में उसका पाउडर आपको उड़ता रहेगा, इतना प्योर होता है वो। इंटरनली आई एम फीलिंग फिट, बट मसल साइज़ बड़ा नहीं हो पाता। ये मैं एक तरह से, ये केस स्टडी है। तो अगर तो उस केस में व्हाट व्हाट इज़ द थिंग व्हिच आई एम डूइंग रॉन्ग? सबसे पहले अगर आप अपनी बात कर रहे हो, इस हुँ, टाइम आप यंग हो, तो आपकी मस्कुलर सिस्टम या बोन्स अगर वीक भी हैं, आपको इस टाइम पे वो इफेक्ट नहीं देंगी। जैसे आप बोल रहे हो मेरा मसल बड़ा नहीं हो रहा या कुछ बड़ा नहीं हो रहा, इस टाइम पे आपको नहीं। पर वंस यू क्रॉस 45, एक मेडिकल टर्म है उसका नाम सैक्रोपीनियन होता है। सैक्रोपीनिया में ये है कि भी आपकी वेयर एंड टेयर की जो टेंडेंसी होती है बोन्स की, वो विद एज ग्रेजुअली कम होती रहती है। तो अगर आपने इस टाइम पे वेट ट्रेनिंग या मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं की तो वो आपको आफ्टर 45 उस चीज़ का इफ़ेक्ट पता लगेगा। क्योंकि अगर आप अपनी ही फैमिली के अराउंड देख लो, अपने ही घर में आप किसी का भी सोच लो, जो हमारे एल्डर हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी के नी प्रॉब्लम है, किसी के लोअर बैक प्रॉब्लम है, हुँ। या
इंजरी प्रोन है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा पैर स्लिप हुआ, फ्रैक्चर हो जाता है। हुँ, तो इस सब चीज़ों का रीज़न ये है कि उनको नॉलेज नहीं थी प्रोटीन इनटेक क्या होता है, वेट ट्रेनिंग क्या होता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, सिर्फ वॉक कर लो। तो वो वॉक या रनिंग आपकी हार्ट के लिए सही है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए ठीक है। वो आपको आपके मस्कुलर सिस्टम से उसका कुछ लेना देना नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जो स्प्रिंटर्स हैं, या मैं ट्रैक एंड फील्ड करता था, तो मैं सिर्फ रनिंग करके नहीं मैं मेरा मेडल आ सकता। मुझे वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर वो वेट ट्रेनिंग बॉडी बिल्डर्स से डिफरेंट होगी, वो एक पावर ट्रेनिंग की टाइप होगी। इवेंचुअली किसी भी स्पोर्ट में भी, चाहे वो रनिंग की ही स्पोर्ट है, आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, आपको मस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग चाहिए ही चाहिए। हुँ। तो ये रीज़न है कि आपको प्रोटीन इंटेक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, जो हमारे इंडियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज है ही नहीं इस चीज़ के बारे में। क्या एक वेजिटेरियन भी अपना प्रोटीन पूरा कर सकता है अगर आराम आप से? जनरल फिटनेस में हो तो कर सकता है विदाउट सप्लीमेंट्स। कंप्लीट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिसमें 21 आपके अमीनो एसिड्स पूरे होते हैं। आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, जैसे आप, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आप लेंटिल्स खा रहे हो तो आप प्रोटीन ले रहे हो। जैसे आपने भी बात की, ब्लैक चने, वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, उसमें कई अमीनो एसिड्स मिसिंग होते हैं, जो आप विद कॉम्बिनेशन, जैसे जो अमीनोज उसमें मिसिंग है वो राइस में होते हैं, तो वो उसको कंबाइन करके आप लो तो वो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनेगा। बट स्टिल व्हाट आई बिलीव इज़ कि ये इनफ नहीं होगा आपके रिक्वायरमेंट के लिए, तो आपको अदर सोर्सेज लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, एवरी मील में आपको, जो वेजिटेरियन होता है ना, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है अपनी डाइट में। हुँ। जो प्लांट एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होते हैं। बट जैसे एनिमल बेस्ड प्रोटीन में कई बार बोलते हैं कि सिंथेसाइज़ होने में टाइम लगता है, डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। डाइजेस्ट होने में बिल्कुल टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू मी वाइट एग्स हैं। वो सबसे कम लोड आपके लिवर को देते हैं और सबसे जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। अगर आप इस लिस्ट में वे प्रोटीन भी ऐड कर रहे हैं आइसोलेट, तो सबसे बेस्ट आइसोलेट प्रोटीन है। वो सबसे जल्दी आपका बॉडी को रिएक्ट करता है। यही आप, उसके बाद चिकन आ जाएगा, नहीं उसके बाद फिश आएगी, उसके बाद चिकन आएगा, उसके बाद मटन आएगा, फिर ऐसे ये सब चीज़ें इन लाइन जिस मैंने बताई हैं, इसी लाइन में उतना ही टाइम ज़्यादा लेंगी टू डाइजेस्ट, उतना ही आपके बॉडी को वर्क करना पड़ेगा डाइजेस्ट होने के लिए। जैसे एक और चीज़ आपने बताई थी, ये अगेन वी डिस्कस्ड ऑफ कैमरा, बट आई वांट टू डिस्कस इट ऑन द कैमरा। व्हाई? बिकॉज़ हर जैसे इंडिया है, इंडियंस का बॉडी टाइप डिफरेंट है। अब इंडियंस में भी रीजनल बॉडी टाइप्स डिफरेंट हैं। अब पंजाब दे थोड़े डिफरेंट है। राइट। When you go to southern part of India, it's different. Even in when you go to central part, it's different again. Eastern again different. तो कई बार कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं कि ग्लोबली अमेरिकन स्टैंडर्ड्स या फिर यूरोपियन या एनएचएस के स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, तो वही हम फॉलो करने लग जाते हैं। हाउ डेंजरस कैन दैट बी जब हम एक जनरलाइज स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं? डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफरेंट है उनके कंपैरेटिव। हेरिडि जो आपको मिलता है हेरिडिटी में या कुछ भी, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उनकी पिछली जनरेशन्स का भी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। जो हमारे कंट्री में मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो शायद वो कंट्रीज़ में नहीं है। उनको कहीं को पता भी नहीं होगा जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को। तो अगर आप वही जनरलाइज सिर्फ उस चीज़ में नहीं, अगर आप किसी भी चीज़ में जनरलाइज्ड चीज़ फॉलो करने लग जाओ ना, वही चैट जीपीटी वाली बात, एक चीज़ कभी भी हर एक बंदे के ऊपर नहीं फिट हो सकती। एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी राइट। इंडिविजुअल इज डिफरेंट। अब जैसे आप साउथ इंडिया की जैसे आपने बात की थी, उनका, वहाँ के अगर आप एथलीट्स देखोगे इन टर्म्स ऑफ लाइक स्प्रिंटिंग, वहाँ के एथलीट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेपल, उनका वो राइस बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब मैं 3 इयर्स रह के आया हूँ, मैंने अपनी मास्टर्स वहाँ से की थी। अब वहाँ वैसे भी अगर आप उनकी स्पोर्ट्स अकेडमीज़ में जाओ, तो जो वहाँ के एथलीट्स हैं वो 400 मीटर्स में, 200 मीटर्स में, 100 मीटर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो राइस कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं। और राइस एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। उनका स्टेपल फूड यही है, फिश राइस,
हुँ, शुरू से उन्होंने यही खाया है। अब जो अमेरिकन्स आपने इनकी बात की है, उनका शुरू से ही ये रहा है कि उन्होंने एक बैलेंस मील, उनका नॉन-वेज होना ही होना है हर एक मील में। हुँ। वहाँ पे मोस्टली लोग नॉन-वेज ही होते हैं, हाँ जी। तो होना ही होना है। तो उनकी मतलब फाउंडेशन ही वैसी है शुरू से ही। हमारी फाउंडेशन वो नहीं है। अगर कोई यहाँ पे क्लाइंट आएगा तो उसकी हिस्ट्री ये नहीं होगी, इवन की फैमिली हिस्ट्री ये नहीं होगी। उनकी हिस्ट्री क्या होगी कि हम ज़्यादा फोकस करते हैं कार्ब्स के ऊपर, पराठे खा लिए, बिरयानी खा ली, ऐसी चीज़ें खा ली। तो हम कभी भी प्रोटीन के ऊपर हमारी किसी भी जनरेशन ने फोकस नहीं किया हुआ। जो अमेरिकन्स हैं वो उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है। उन्होंने हर मील में नॉन-वेज या सोर्स ऑफ प्रोटीन रखना ही रखना है। तो वो जनरलाइज़्ड हम चीज़ फ़ॉलो कर ही नहीं सकते। तो इसी वजह से उनके जो मसल साइज़ भी बहुत बड़े होते हैं। बहुत बड़े होते हैं, उनको कई तो वहाँ पे ऐसे लोग हैं, जितनी मेरी इस टाइम पे फ़िज़ीक है वो बिना जिम गए उनके वैसी है। तब वो बहुत फाउंडेशन आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। You are a celebrity trainer as well. So how is that experience? And celebrity as well as I think civil officers as well. यस। कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस ऐसा है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इज़ द सेम। इट्स जस्ट दैट आपको उनके वर्क लाइफ बैलेंस या प्रोफेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। अब जैसे कोई सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे मैं उनके साथ काम करता हूँ, तो उनका मतलब बहुत वो देखने में टीवी में ही लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं या कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, पर बिहाइंड द सीन्स मैंने उनके साथ रह के देखा है। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, लाइक स्लीपलेस नाइट्स, टायर्ड हो फिर भी आपको एक्सप्रेशंस देने हैं। तो उनके मतलब लाइफस्टाइल के हिसाब से या वर्किंग आवर्स या कुछ उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल फिक्स जो आप दे सकते हो, वो उन्हें प्रोवाइड करना पड़ता है। ये नहीं कि जो मैं रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, मैं इतने नंबर ऑफ मील्स ले रहा हूँ, मैं उनको दे दूंगा, वो कभी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका प्रोफेशन ही वो नहीं है। सेम गोज विद द सिविल ऑफिशियल। उनकी लाइफ, हमें लगता है कि सामने वाला बंदा ऑफिसर है, ये है वो, लाइफ वर्किंग उनकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बहुत है, डिफिकल्ट है। वेरी वेरी अब डिफिकल्ट। और उनकी लाइफ में उनसे मैं ये सब चीज़ें सीखता हूँ कि भी मेंटली स्ट्रांग कैसे करना है, उनसे मुझे प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, उसी चीज़ में अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देता है, उसी चीज़ के साथ अपने फैमिली के ऊपर ध्यान देना है, सब कुछ मैनेज करना है। तो उनसे मैं तो उन्हें दे ही रहा हूँ कुछ ना कुछ, मतलब प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज, पर उनसे मैं भी बहुत चीज़ें सीखता हूँ। तो कभी कोई ऐसे सेलिब्रिटी आए हैं जिन्होंने बोला कि मुझे 6 महीने में ये बॉडी चाहिए? बोला है एक दो जनों ने, पर उनको एक बार ही अगर समझा दो तो वो समझ जाते हैं। कई होते हैं ऐसे क्लाइंट्स के उन्होंने समझना ही नहीं है, कि जितना मर्जी समझा लो उन्होंने बोलना है कि मुझे 3 महीने में ये करना ही करना है। उनको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, पर उसमें काम आती है जो मैंने माइंडसेट के ऊपर नॉलेज गेन की है या लोगों को समझने के ऊपर, उनको हैंडल के में कैसे करना है, उनको छोटे छोटे रियलिस्टिक गोल्स दिखा के आगे कैसे लेके जाना है और उनका माइंडसेट कैसे चेंज करना है। वो चीज़ तभी हो सकती है अगर उनके साथ मैं वन ऑन वन सेशंस लूँ, अपार्ट फ्रॉम फिटनेस और न्यूट्रिशन। अभी जैसे हम कई बार कुछ एक्टर्स को देखते हैं, रोल में आने के लिए कई बार वो बहुत फिट हो जाते हैं, फिर थोड़े मोटे भी हो जाते हैं, फिर वो चेंज करते रहते हैं। फिटनेस या हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ता है इसका? हेल्थ पे मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि वो फॉलो करते हैं ऐसी डाइट जैसे कीटो डाइट होगी या ऐसी और भी बहुत सारी डाइट्स हैं। मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप ऐसी डाइट्स कर रहे हो तो ये लाइफ टाइम सस्टेनेबल चीज़ नहीं है। तो ये आपके लिवर को कहीं न कहीं बैड इफ़ेक्ट दे सकती है, क्योंकि अब जब आप बैक टू नॉर्मल आते हो तो आपका लिवर एक टोटली डिफरेंट वे में, यार आपकी बॉडी टोटली डिफरेंट वे में रिएक्ट करती है। तो अगर आप ऐसी चीज़ें ऑन ऑफ करते रहोगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट देंगी। पर ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है कि वो ऐसे रोल्स के लिए इतनी ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। तो और ये सब कई लोग कहते हैं कि इन्होंने स्टेरॉयड लिए हैं, ये किए हैं, वो स्टेरॉयड से ऊपर उनका हार्डवर्क कोई नहीं देखता। किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज लोग पहले कर देते हैं बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। जैसे ड्रिंकिंग और स्मोकिंग है, ये हेल्थ को कितना डेटर कर सकता है? और स्पेशली जब आप एक फिज़ीक मेंटेन कर रहे हो तो कितना ज़्यादा उस पे अफ़ेक्ट पड़ता है?
और कितना का अमाउंट सही होता है? स्मोकिंग स्मोकिंग तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता है आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को, स्पेशली बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट। तो और जो ड्रिंकिंग है, अगर तो डिपेंड करता है आप किस क्वांटिटी में ले रहे हो, कैसे आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, क्योंकि ड्रिंकिंग के लिए आपकी बॉडी में कोई स्टोरेज रिजर्व्स नहीं है। अगर आप ड्रिंक करते हो तो आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि इस चीज़ का करना क्या है, उसको पता नहीं है कि ड्रिंक क्या है। तो उसको सबसे पहले इस पूरा मेटाबॉलिज्म रोक के आपकी बॉडी आपकी ड्रिंक को ही एलिमिनेट करती है बॉडी से। तो बेसिक मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का उस टाइम पे रुक जाता है, जो फूड प्रोसेसिंग या कुछ भी चल रहा है आपकी बॉडी के अंदर, वो रुक के पहले वो एलिमिनेट होगी, उसके बाद आपके जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो स्टार्ट होगा बॉडी का। तो क्वांटिटी अगर आप लिमिट में ले रहे हो और लाइक सोशल गैदरिंग्स में जा रहे हो, अगर आप फंक्शंस में जा रहे हो, तो सोशल ड्रिंकिंग वो आपको ऐसे नहीं इफेक्ट देंगी। अगर आप रोज़ ही कर रहे हो, उसके साथ आप वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, प्री वर्कआउट एक रात पहले आपने पार्टी कर ली, ड्रिंकिंग कर ली, 2 आवर्स की स्लीप है, नेक्स्ट डे आपने बॉडी डिहाइड्रेट होती है, क्योंकि आपके अगर एलिमिनेट हो रही है अल्कोहल तो वो थ्रू वाटर ही होगी, बॉडी पूरी डिहाइड्रेटेड है, उसी में आप प्री वर्कआउट लेके जिम जा रहे हो कि नहीं मैं आज वर्कआउट कर लूँगा, तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है बॉडी को। मेजर हार्ट हेल्थ पे इशू आता है मेजर। बिल्कुल आ सकता है। ये भी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है जो हम न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक न्यूज़ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि बंदे की बॉडी है, पर उसकी पिछले हफ्ते से क्या हिस्ट्री चल रही है वो हम नहीं देख रहे, क्योंकि हमें वो पता नहीं है। वो एक कोच को ही पता होगा, अगर अगर उसने कोई पर्सनल कोच हायर किया है। अगर मेरा कोई क्लाइंट है, वो मुझे बोल रहा है कि वो बहुत अच्छा उसका 3-4 मंथ से अच्छा वो चल रहा है, लाइफस्टाइल प्रॉपर फॉलो कर रहा है, अगर मुझे बोलेगा कि मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ 1 मंथ के लिए या 2 मंथ्स के लिए, 1 वीक के लिए, वट एवर इट इज़, तो मैं उसको उस चीज़ में भी गाइड करूँगा कि वहाँ पे जाके उसको ये नहीं बोलूँगा कि ये जो मैंने वर्कआउट प्लान दिया या ये सप्लीमेंट्स दिए ये फॉलो कर। उस ट्रिप पे वो बेस्ट पॉसिबल फिक्स कैसे कर सकता है, वो मैनेज करना मेरा काम है। अगर कोई प्री वर्कआउट ले रहा है अपने, फॉर एग्जांपल कोई एथलीट है या स्पोर्ट्स पर्सन है, वो वेकेशन पे जा रहा है, उसको पता है वहाँ पे जाके मेरी ड्रिंकिंग भी होगी, मैं इन्जॉय भी करूँगा फैमिली के साथ, मेरा प्रॉपर न्यूट्रिशन, अगर मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि वहाँ पे जाके भी प्री वर्कआउट यूज़ करना है। वो चीज़ उसको मेजर प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि वहाँ पे जाके उसका लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाना है। तो इस चीज़ के लिए आपको एज अ कोच बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। तो अगर कई बार आपका वर्कआउट करने का नहीं मन कर रहा, हम्म। तो नहीं करना चाहिए या धक्का मारना चाहिए अपने आप को? डिपेंड करता है कि आपका रीज़न क्या है, वर्कआउट करने का मन क्यों नहीं कर रहा। आपकी बॉडी टायर्ड फील कर रही है, आपकी रेस्ट प्रॉपर नहीं है। अगर वो रीज़न है तो ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए आपको, ज़बरदस्ती लॉजिकली नहीं करना चाहिए। अगर हाँ, अगर आप लेज़ी हो रहे हो वैसे ही कि नहीं मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, अच्छा घर पे कंफर्टेबल हूँ, तो हाँ फिर आपको ऑफ कोर्स जाना ही चाहिए। क्योंकि वंस ये प्रॉब्लम बहुत होती है लोगों में, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं का मतलब आपका स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, आपका ईटिंग हैबिट सही नहीं है, ये लोग लेज़ी होंगे ही होंगे। बट वंस यू आर इन द जिम, यू स्टार्ट वर्किंग आउट, तो विद इन लाइक 15 minutes यू विल बी फाइन, यू विल, एंड आफ्टर वर्कआउट यू विल फील हैप्पी, लाइक अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग आती है ना, चाहे वो छोटी है, वो आएगी ही आएगी। सो आई गिव यू माई एग्जाम्पल एंड आई प्रॉब्ली उसी के अराउंड अब नेक्स्ट बात करेंगे। तो इट्स बीन मैनी ईयर्स, तो इफ़ आई डोंट वर्कआउट इन द मॉर्निंग और इवनिंग, उस दिन मैंने नहीं किया, चाहे वो मेरा वर्कआउट चाहे डांस से शुरू हो और हल्की वेट ट्रेनिंग हो, HIIT हो, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, हम्म। अगर नहीं किया तो आई विल बी वेरी क्रैंकी थ्रू आउट द डे, और वो अगले दिन ना इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इट हैज़ बिकम अ ड्रग फॉर मी। राइट, फॉर मी एज वेल। अगर जैसे रेस्ट डे होता है, तो उस दिन ऐसे होता है कि लाइफ का कुछ पार्ट मिसिंग है, कुछ आज हो नहीं रहा, नेक्स्ट डे की एक्साइटमेंट होती है या कुछ, वो चीज़ होता है कि वो एक आप पॉजिटिव वे में लो तो अच्छा है, क्योंकि आप ऐसी स्टेज पे जा चुके हो जहाँ अपनी बॉडी के ऊपर काम करना आपकी लाइफ का पार्ट बन चुका है। और अगर आप वो चीज़ आप अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हो, तो आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है उस चीज़ के ऊपर। मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल ना प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाया था, जब चिकनगुनिया होने के बाद से वो वाला जो पूरा, क्योंकि बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, एंड दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स इन टर्म्स ऑफ के जो इरिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और राइट।
आज सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जब दोबारा करना शुरू कर पाया तो पहले तो बॉडी को सही होने में इट टुक 3 मंथ्स। वो मूवमेंट नहीं प्रॉपर हो पा रही उस चीज़ के लिए, बट नाउ यू फील लाइट। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई फाइंड इज़ आई हैव दोज़ डेज़ एज़ वेल। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई वेक अप, पीपल ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो मैं पहले भी मेरा भी ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि चाह दे दो, कॉफ़ी दे दो। बट अब क्या होता है कि मैं उठा हूँ, मुझे पता है इतना टाइम है, इतनी देर में मुझे चाहे ऑफिस पहुँचना है या मेरी एक्टिंग क्लास है, तो मुझे चाहे आधा घंटा करना है तो वर्कआउट करे बिना अगर नहीं गया तो क्रैंकी होऊँगा। तो ये ही मेरी कोचिंग का एंड गोल ये होता है। अगर मैं किसी को ट्रेन कर रहा हूँ, मेरी कोचिंग का एंड गोल ये है कि अगर किसी की बॉडी वर्कआउट मतलब मांग रही है कि नहीं मैंने करना ही करना है, चाहे मैं जितना ही मर्जी बिजी हूँ आज, चाहे मैं 15 मिनट्स के लिए जाऊँ, चाहे वो एंड गोल होना चाहिए आपकी फिटनेस जर्नी का, कि आप बंद सामने वाले के लाइफस्टाइल ही टोटली चेंज कर दो। ये आपका लाइफस्टाइल चेंज ही है ना, हुँ। कि आपको बिना वर्कआउट के आपको लग रहा है कि सब मतलब मेरे आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हो, अगर आपकी बॉडी आपके साथ नहीं है हेल्दी वे में, आप कुछ भी कर लो लाइफ में, जितना मर्जी एक हेवीनेस सी रहती है। हैवीनेस भी। और अगर आपका लाइफ का गोल सिर्फ यही है कि हमने प्रोफेशनली ग्रो करना है, हमने मनी अर्न करना है, हमने कुछ भी अच्छा सक्सेसफुल होना है, पर वो सब अचीव करके अगर आप हेल्थ प्रॉब्लम से ही जा रहे हो तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है ना। उस चीज़ को एंजॉय भी तो करना है जो आपने अचीव किया है। ट्रू। एक और चीज़ है जो आजकल बहुत इन वर्ड है, बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है, हर कोई इसके बारे में बात करता है, वो है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग वेट। कि ब्लोटिंग होगी जी, कि पेट पेट फूल गया या एंड मैं और दूर क्या जाऊँ, मुझे कई बार मुझे खुद महसूस होता है कि आज पेट ब्लोटेड है, या कुछ ऐसा खा लिया या लेट खा लिया रात को, या आई थिंक टू मच ऑफ वाटर बिफोर स्लीपिंग और व्हाटएवर। तो व्हाट इज ब्लोटिंग एग्जैक्टली? ब्लोटिंग भी अगर मैं आपको सिर्फ एक जनरल बता सकता हूँ, हाँ। हर एक मतलब ब्लोटिंग आपको कैसे होती है, किसी को कैसे हो रही है, वो चीज़ तो तभी पता लगेगी जब मैं उनके साथ थोड़ा टाइम उनका लाइफस्टाइल देखूंगा। पर नॉर्मली ब्लोटिंग का रीज़न ये होता है कि अगर आप प्रॉपर फाइबर इनटेक नहीं ले रहे हो। हम्म। सिंपल इसका ये रीज़न है कि अगर आप सिर्फ खा रहे हो, मतलब एग्स ले रहे हो, चिकन ले रहे हो, राइस ले रहे हो, पर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं ऐड कर रहे जो फाइबर रिच है, तो आपको ब्लोटिंग होएगी ही होएगी। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है, फाइबर इनटेक आपका राइट नहीं है। हाउ इम्पोर्टेंट इज स्लीप? स्लीप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप कितनी होनी चाहिए? डिपेंड्स, बट आइडली लाइक 7 to 8 आवर्स कॉन्टीन्यूस स्लीप। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि हम रात को 5 घंटे सोते हैं, दोपहर को 3 घंटे सोते हैं। वो नहीं, जो कॉन्टीन्यूस स्लीप है ना रात वाली, वो होनी चाहिए 7 to 8 आवर्स। और कितने बजे तक सो जाना चाहिए रात को? ऐसे नहीं है, ऐसे में मतलब ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं ना आंसर करनी। अगर किसी का प्रोफेशन ही ऐसा है, किसी की नाइट शिफ्ट है, तो अगर मैं उसको बोल दूंगा कि 10 बजे सो जाओ, तो वो अगर चीज़ किसी का नाइट शिफ्ट नहीं है, उसका नॉर्मल है, तो फिर? अराउंड लाइक 10 to 11। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर आप, जो मैं फील करता हूँ, अगर आप उस टाइम पे उठ रहे हो लाइक 5 or 6, यू आर मेरी ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है बात करने के लिए। मेरी 6 मंथ से बहुत अच्छी, मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा इस चीज़ ने हेल्प किया। मैं भी थोड़ा लेट उठता था, लाइक अराउंड 9 उठता था, मेरा वर्कआउट करने जाता था 10 और 11। अब मैं अपने कज़न, मेरे वन ऑफ द कज़न हैं, उनको जल्दी उठने की आदत है क्योंकि उनके जॉब लाइक ही इज़ एन ऑफिसर, तो उनको ऐसे होता है कि सुबह के टाइम ही मिलता है वर्कआउट करना। ड्यूरिंग द डे उनका पता ही नहीं होता भी क्या शेड्यूल है। तो उनके साथ मैं सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया मैंने। तो 4 AM एवरी डे? एवरी डे 5 AM वी आर इन द जिम। तो फिर 5 AM का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है साइकोलॉजिकली, मुझे लगा उस टाइम पे आप अपने आप को टाइम दे पाते हो। क्यों? क्योंकि बिफोर 8 आपका ना फ़ोन रिंग हो रहा है, ना आपके नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, ना आप फ़ोन की तरफ जा रहे हो। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, सबसे पहले जब कोई भी उठता है ना, वो अपना फ़ोन चेक करता है, हम्म। आंखें खोलती, फ़ोन कहाँ है, फ़ोन कहाँ है, फ़ोन कहाँ है। पर अगर आप जल्दी उठना शुरू करोगे ना अराउंड 5, आप कभी ये चीज़ नहीं करोगे। यू शुड लिसन टू लाइक, मैं पार्ट सुनना शुरू किया अब 6 मंथ से। मुझे इतनी ज़्यादा मेंटली पीस मिलती है और मैं अपना वर्कआउट इतना ज़्यादा अच्छा कर पाता हूँ उस टाइम पे।
क्योंकि मुझे कोई नोटिफिकेशंस नहीं आ रही फ़ोन पे, मेरे पास अपने लिए टाइम है। और यही अगर मैं 10-11 बजे करूँगा तो किसी का प्रोफेशन ही नहीं अलाउ करेगा ये चीज़। 10-11 बजे फ़ोन आ रहे होंगे काम के, कुछ होगा, कुछ चल रहा होगा, दुनिया पूरा वर्ल्ड चल रहा है उस टाइम पे। पर 5 अगर आप जल्दी उठ रहे हो तो नहीं। तो या व्हाट आई बिलीव इज़ आप 10-11 तक सो जाओ। पानी कितना इंपॉर्टेंट है और कितना पीना चाहिए? पानी ही सबसे वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो, अगर आपने एक छोटा सा चेंज लेके आना, अगर आप बहुत ज़्यादा बैड लाइफस्टाइल से जा रहे हो, मतलब निकल रहे हो, तो आपको किसी कोच की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्लीप साइकिल जो मैं बता रहा हूँ फिक्स करो। आई एम 100% श्योर उसका स्लीप साइकिल भी सही नहीं होगा। वाटर इनटेक 3 to 4 लीटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हो ना, आप न्यूट्रिशन भी सही ले रहे हो, आप फाइबर इनटेक भी, सब कुछ सही है, आपका वर्कआउट भी सही है, अगर आप वाटर इनटेक ठीक नहीं है ना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस चीज़ से। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। स्लीप साइकिल, न्यूट्रिशन, वर्कआउट, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और आपका वाटर इनटेक, जिसको हम आजकल होलिस्टिक हेल्थ भी बोलते हैं। होलिस्टिक हेल्थ बोलते हैं। एक और पॉइंट है हम्म। लास्ट में कि चाय या कॉफ़ी दिन में लास्ट कितने बजे पीनी चाहिए या सोने से कितने बजे आपका होना चाहिए लास्ट? वो टोटली डिपेंड करता है कि आप, वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है भी उसकी कैफ़ीन टॉलरेंस कितनी है। कई तो, मेरी नॉलेज में कई बंदे हैं वो रात को अपने ड्यूरिंग द वर्क अगर रात को अराउंड 8 भी पी लें तो वो उनको नींद आ जाती है। पर कई मुझे ऐसे भी पता है जो शाम को अराउंड लाइक 4 भी पी लें उनको नींद नहीं आती। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसके ऊपर मैं आपको ये एक जनरल स्टेटमेंट नहीं बोल सकता। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि रात को नहीं, अगर मैंने बाई चांस ब्लैक कॉफ़ी अगर 10 बजे भी पिया मुझे 11 बजे नींद आ हाँ, जाएगी। मैं भी सेम ही हूँ। पर कई ऐसे भी हैं जो शाम को, मतलब वो दिन में एक भी पी लेना तो उनको रात में सोने में प्रॉब्लम आती है। तो ये भी बॉडी टू बॉडी है, वही जैसे चीज़ है ना, एक चीज़ सब पे फिट नहीं हो सकती। कैफ़ीन टॉलरेंस बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर कोई ये भी है जैसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है टू कॉफ़ी या चाय, तो मैं उसको डे 1 पे नहीं बोल सकता अगर तू दिन में 5 ग्लास पीता तो नहीं, तू बंद ही कर दे इसको। उसको भी कैसे कम करवाना है वो भी तरीका है। स्लोली विद इन द लाइक मंथ्स, 1 कम करो, फिर 2 कम करो, क्योंकि एकदम कर दोगे फिर तो वो लेथार्जिक हो जाएगा, उसको चक्कर आने लग जाएंगे, हम्म। वहीं पे अपनी जर्नी क्विट कर देगा वो। क्योंकि जो ये मिथ्स हैं ना छोटे छोटे, इसकी वजह से लोग अपनी फिटनेस जर्नी शुरू ही नहीं करते। जैसे हमने भी कार्ब्स छोड़ने पड़ेंगे, 6 दिन ही वर्कआउट करना पड़ेगा हमें, हम इंजॉय नहीं कर सकते, अपनी ट्रिप्स पे नहीं जा सकते, ये जो मिथ्स हैं ना, चीट मील्स नहीं ले सकते, ये मिथ्स लोगों आई थिंक को। वो एकदम हम इतना ड्रास्टिक चेंज ले आते हैं राइट। कि उसमें काइंड ऑफ डिप्रेशन होना शुरू हो हाँ। जाता है। लोग कहते हैं यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये, मैं हाँ। जी क्यों रहा हूँ फिर। तो वो बोली आ जाती है हाँ, कि राइट। वो मिथ है ना, वैसे नहीं हाँ। होता। लाइक अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज करना है वो एक अच्छे वे से, इंजॉयबल वे से भी हो सकता है, टिल द टाइम आप ऐसी स्टेज पे पहुंचो जहाँ हमने बात की थी कि आपकी बॉडी खुद बोलेगी नहीं मैंने वर्कआउट करने जाना है। तो जैसे ये जो क्रैश डाइट्स की बात हम करते हैं, कई बार वी क्रैश इट टू मच और हम्म। जब उसके बाद दोबारा से जब उभर के आता है तो फिर हम सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इसमें मैं ये बोलूँगा कि आप उस टाइम पे आप 99% लोग क्या कहते हैं हमें वेट लॉस करना है। अगर आप वेट लॉस पे फोकस कर रहे हो तो वेट आप जितना मर्जी कम कर लो, विद इन 10 डेज आप 10 kgs भी कम कर सकते हो क्रैश डाइट्स के साथ 10 days 10 kgs। आराम से। पर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप वेट लॉस पे फोकस कर रहे हो। वो चीज़ एक टेम्परेरी है, क्योंकि वेट होता है कॉम्बिनेशन आपके मसल वेट, बोन्स, वाटर वेट और फैट का। तो जो आप क्रैश डाइट से वेट कम करते हो ना, वो आपका मसल वेट कम हो रहा है, हम्म। वो आपको वीक करता है। यस। क्योंकि क्रैश डाइट्स में आप कोई बैलेंस मील्स नहीं खा रहे हो, वो आपको बहुत वीक करता है। उस क्रैश डाइट्स के बाद आप कभी वर्क वेट ट्रेनिंग करने जाओ आपको इंजरी होगी ही होगी। तो वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमेशा फोकस करना चाहिए फैट लॉस के ऊपर। आज से 11 साल पहले मेरे साथ हुआ था। हाँ। सो सेम थिंग हैपेंड, इंजरी इन द हाँ, जिम। क्योंकि फैट लॉस अगर आप मसल्स ही नहीं आपके पास हैं तो आप आफ्टर 40s बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज होंगे आपको, फ्रैक्चर्स हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं लास्ट ईयर मैं यूएस गया, मैं अपने, मतलब मेरे सिबलिंग्स वहाँ रहते हैं, तो मैं अपने अंकल से मिला एक वहाँ पे। तो वहाँ पे प्रोफेसर हैं वीट रिसर्च के, ही इज़ लाइक 85 ईयर्स ओल्ड, तो अभी भी जिम जाते हैं, अभी भी प्रॉपर फिट है, साइकिलिंग करते हैं।
प्रॉपर मतलब वर्कआउट, अपना मिक्स वर्कआउट जो बेसिक है अब वो करते हैं। मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछा, मैं कहा इतने भी फिट 85 में आके लगते ही नहीं हो आप 85 के हो। कहते मैंने डे 1 से प्रोटीन इनटेक, नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन सोर्स वॉट एवर इट इज़, मैंने प्रोटीन इनटेक का ध्यान रखा। और मैं जिम सिर्फ इसलिए इसलिए नहीं गया कि मैंने बॉडी बनानी है, मैंने अपना मस्कुलर सिस्टम ठीक रखना है ताकि मुझे ओल्ड एज में आके एडवांटेज। तो अब मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सुन के आया हूँ उनसे ये सब चीज़ों का, कि जिम सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं है। आप 80s में जाके, अगर आप 80s में जाके ऐसी लाइफ चाहते हो कि आप डॉक्टर्स के ही जाई जा रहे हो, जो कि यूजुअली होता है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो बिल्कुल फिट है, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखा है, प्रोटीन इनटेक और वेट ट्रेनिंग। कार्डियोवास्कुलर तो चलो हो ही जाती है, वो साइकिलिंग करते हैं, वॉक करते हैं। No, even I learnt it from my father. So वो he's 64, वो अभी भी डेली मॉर्निंग में उन्होंने वो करना ही है, वेट ट्रेनिंग करनी हाँ, करनी है। उसके लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे 2 डंबल्स हैं, आप अपना मसल ग्रुप ट्रेन सो कर सकते इसी हो। वजह से क्या किया था, तो घर पे ही वी मेड अ स्मॉल होम जिम। तो वो होम जिम में क्या होता है कि 4-5 मशीनें हैं, वो सब कुछ होता है। अब उसमें क्या होता है कि लाइक ये भी एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मेरे केस में क्या होता है कि व्हेन आई वर्क अलोन आई वर्क आउट बेटर। इंस्टेड व्हेन आई गो टू द जिम, तो मैं आधा घंटा तो बातें करके आ बातें, जाता है। राइट, राइट, राइट। तो दैट वाज द रीजन आई डिड दैट, एंड माय फादर वाज द वन हु हुक्ड मी टू वर्किंग आउट। आई वुड से ना, अब तो आई कैन नॉट इवन रिमेंबर कब। तो एंड ही स्टिल डज दैट। वो सुबह उठ के उनको होता है कि मुझे वेट ट्रेनिंग करनी ही करनी है। एंड उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इन अ लॉट ऑफ वेज ही स्टेज वेरी एक्टिव। वो तो है ही, हाँ, एनर्जी लेवल्स बहुत ऊपर जाते हैं। हाँ, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म फास्ट है, आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहेगी। कोई भी, अगर आप लेज़ी देख रहे हो, तो उसका वन ऑफ द रीज़न है उसके फैट बहुत ज़्यादा है। फैट आपकी बॉडी की बेसिक फंक्शनिंग को स्लो डाउन करता है। जैसे मैंने विसरल फैट बोला, तो आपके ऑर्गन्स के अराउंड है, तो ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे तो आप लेज़ी ही होगे। बट उसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट में बोलने वाला था, वो आपसे करना है। जो हम अकेले वर्कआउट करते हैं, उसका नुकसान क्या होता है? मेरे अकॉर्डिंग कोई नुकसान नहीं है, ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता ओके। है। जैसे मुझे पर्सनली फील होता है कि मैं अपने हेडफोन्स लगाऊं, मैं सब मुझे ना मैं किसी से बात करूं, मैं अकेला वर्कआउट करूं। पर कई बंदों को मोटिवेशन मिलती है कि भी वो एक जिम में जाएं जहाँ क्राउड है या कुछ भी है, ऑपोजिट सेक्स का कोई है, वो उनकी मोटिव, ये नहीं बैड वे में नहीं कि उनको आगे तंग करें, यस। उनकी मोटिवेशन वो है। तो वो हम अगर हायरार्की ड्रॉ करें तो उन्होंने स्टार्टिंग से, उनको हैप्पीनेस इस चीज़ से मिलती है कि उनके अराउंड क्राउड हो, एक हैप्पी जगह हो, मतलब जहाँ लोग हैं, सब वर्कआउट कर रहे हैं। तो उस चीज़ में कुछ गलत नहीं है अगर वो चीज़ अपनी हेल्थ के लिए वो चीज़ डिमांड कर रहे हैं, अनटिल अनलेस वहाँ जाके अपना टाइम ना वेस्ट करें, बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो मतलब ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं, बस करना चाहिए, मतलब वहाँ जाके कुछ, वहाँ जाके भी अपने वर्कआउट पे ही ध्यान दें, फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी, जैसे मैं अकेले वर्कआउट, जब मैं अब ट्रैक एंड फील्ड की जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मैं बिल्कुल उस टाइम पे जाता हूँ जब ग्राउंड में कोई नहीं होता, अकेला मैं। तो उसमें, क्योंकि वो मेरा खुद का टाइम होता है, उस टाइम पे मैं अपने आप को मेंटली अपने आप से बहुत बातें करता हूँ, मैनिफेस्ट करता हूँ। मैनिफेस्ट मैं बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ मैनिफेस्टेशन में। अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो, उसके ऊपर वर्क अपॉन कर रहे हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको मिलेगी ही मिलेगी। एथलेटिक्स और जिमिंग, दोनों में से अगर चूज करना हो तो क्या करोगे? और एथलेटिक्स, दैट इज योर फर्स्ट लव। फर्स्ट लव, उसी ने ही सब कुछ दिया, उसी ने ही सब कुछ शुरू करवाया, उसी ने ही क्राउड से स्टैंड अपार्ट करवाना सिखाया, उसी ने ही डिसिप्लिन सिखाया, उसी ने ही पेशेंस सिखाई है। सब कुछ शुरू वहीं से हुआ है। अगर मुझे जो मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी ईयर्स से जानते भी हैं, वो सब इसीलिए जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट था इन ट्रैक एंड फील्ड। नो मैटर व्हाट, मैंने ट्रेनिंग करनी ही करनी है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, ट्रेनिंग करनी है बस मैंने। मज़ा आ गया यार आपसे बात करके ना। थैंक यू, सेम तो हियर, सेम हियर। ये एक काफ़ी एनलाइटनिंग होने वाला है, नॉट ओनली फॉर आई वुड से फिटनेस एंथुजियास्ट, राइट, बट अ लॉट ऑफ पीपल जो अभी मतलब सोच रहे हैं कि राइट, जिम जाएं या फिटनेस शुरू करें। राइट। तो आई थिंक वो एक पुश मिल जाएगा कि क्यों थैंक करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नो नो, इट्स अ प्लेजर। एंड कैसा लगा आपको सुप्रीत सिंह शो पे आके? बहुत अच्छा, मुझे तो आपका
सेटअप ही बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैंने आते ही आपको ये बोला। और ऑफ कोर्स आपकी टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जैसे मैंने बोला कि मैं थोड़ा-सा कैमरा कॉन्शियस हूँ, पर आपके साथ बात करके बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ ये चीज़। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप तो यू आर जस्ट रॉकिंग राइट नाउ। थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड यस, कैसे थैंक्स, थैंक थैंक्स। यू।